नमस्कार साथियों, डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय बंद। आज की इस कक्षा और इस वीडियो में हम शोधार्थियों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। शोधार्थी किस प्रकार से अपनी पीएचडी को या शोध प्रबंध किस प्रकार से प्रस्तुत करें। वर्तमान में यूजीसी ने और यूजीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालयों में पीएचडी सबमिनेशन के पूर्व उनका प्री सबमिनेशन कराना प्रारंभ कर दिया। अब कई शोधार्थियों के मन में ये बात आती है, विचार आता है कि हम प्री सबमिनेशन किस प्रकार से तैयार करें और उसका पीपीटी हम किस प्रकार से तैयार करें, कौन कौन से बिंदु पीपीटी में होंगे। इन सारे प्रश्नों का समाधान लेकर मैं आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो में और आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने अन्य शोधार्थी मित्रों के लिए शेयर जरूर करें, जिससे उनकी शोध यात्रा बहुत अच्छे से हो सके। सर्वप्रथम इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति, प्री सबमिनेशन क्या है, शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति की आवश्यकता क्या है, शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति का मुख्य प्रश्न कैसा होगा, उसके मुख्य बिंदु कैसे होंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होगा और उन बिंदुओं में हम क्या क्या लिखेंगे। इस विषय में हम पूरे वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हम प्रथम बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि शोध प्रबंध का सारांश या प्राक प्रस्तुति क्या है। मुख्य रूप से हमें यह जानना है कि प्राक प्रस्तुति क्या है। शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति में आप मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि शोध प्रबंध की जो प्राक प्रस्तुति है, उस प्राक प्रस्तुति में क्या किया जाता है। शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति से तात्पर्य शोध प्रबंध की अंतिम तैयारी के पूर्व शोध प्रबंध में प्रतिपादित विषय सामग्री का समग्र सार, निचोड़, शोधार्थी विधिवत तरीके से अकादमिक बिंदुओं का उपयोग करते हुए किंतु सरल, सहज और सुबोध शैली में विषय विशेषज्ञों के मध्य शोध प्रबंध की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। और इसलिए इसे हम प्राक प्रस्तुति कहते हैं। और ये प्री सबमिनेशन इसलिए कहा जाता है कि फाइनल सबमिनेशन के पूर्व में इसे विषय विशेषज्ञों के मध्य अपने पूरे थीसिस वर्क को, अपने पीएचडी के वर्क को रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति अर्थात पीपीटी के माध्यम से। और उस पीपीटी की प्रतियां हम क्या करते हैं, प्रदान कर देते हैं। जो शोध सारांश है, उस समय आपको शोध सारांश को लाना अनिवार्य है। आप जो प्रस्तुति दे रहे हैं या तो उसकी फाइल आपके यहाँ होना चाहिए, साथ में आपकी शोध सारांश की फाइल आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, प्राक प्रस्तुति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो प्राक प्रस्तुति की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है कि यूजीसी शोधगंगा एवं विश्वविद्यालय के नियम की परिपूर्ति के लिए, पाठकों की सुविधा के लिए, विषय के सरल सुबोध संपादन के लिए आवश्यक है। विषय के संक्षिप्त और समग्र प्रस्तुतिकरण के लिए ये 4 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि जो शोधगंगा की जो प्रारूप है, उस प्रारूप के अनुरूप आपका शोध प्रबंध होना चाहिए। यूजीसी के नियमानुसार आपका शोध प्रबंध होना चाहिए और विश्वविद्यालय के बायोलॉजी के अनुरूप आपका शोध प्रबंध होना चाहिए। जैसे दिशा निर्देश आपके विश्वविद्यालय की ओर दिए गए हैं, शोध शाखा के द्वारा दिए गए हैं, उन सारे नियमों का, परिनियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
पाठकों की सुविधा के लिए जो विषय विशेषज्ञ आए हैं उन विषय विशेषज्ञों के लिए, और जो पूरी टीम बैठती है आपकी प्राक प्रस्तुति के वायवा में, तो उसमें आपको सारी चीजें प्रस्तुतिकरण करना होगी। तो पाठकों की सुविधा के लिए जो सामने बैठे हैं उनके लिए आपको डिजिटल मोड में आपको अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन करना है। साथ में आपको शोध सारांश लाना। ये देख रहे हैं शोध सारांश, ये इस प्रकार का आपका मुख्य प्रश्न होना चाहिए। मैं अभी बताने वाला हूं आपको इस तरीके से, ठीक है ना। अब विषय कैसा हो, आपकी जो संपादन की शैली हो बड़ी सरल हो, सुबोध शैली में आपका संपादन होना चाहिए। शब्द बहुत अच्छे हों, जिससे अगर आपकी प्राक प्रस्तुति अच्छी रहेगी तो उस प्रस्तुति के कारण आपको परमिट किया जाएगा कि आपका शोध प्रबंध जमा करने योग्य है या नहीं है। ये बात आपकी प्राक प्रस्तुति में तय होगी। अतः आप सभी लोग, सारे शोधार्थी, प्राक प्रस्तुति की पहले पूर्व तैयारी कर लें। विषय संक्षिप्त होना चाहिए, समग्र होना चाहिए। संक्षिप्त हो, समग्र प्रस्तुतिकरण हो, कोई भी बिंदु आपके शोध प्रबंध का इसमें शेष ना रह जाए। जैसे कि आप आम का रस निकालते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं अथवा अनार का रस निकालते हैं, तो रस निकालने पर जो अवशिष्ट पदार्थ है तो बाहर निकाल दिया जाता है, मूल रस ले लिया जाता है। जैसे नींबू का सत आप बनाते हैं, तो नींबू की सत की भांति आपको पूरा का पूरा निचोड़ क्या चाहिए है, पूरा इस प्राक प्रस्तुति में निचोड़ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जो प्राक प्रस्तुति है इसमें पूरे नींबू का निचोड़ कैसा होना चाहिए, ऐसा। तो उसमें आपके लिए कि पूरा का पूरा निचोड़ आपका विषय की समग्रता के साथ आपका पूरा सारांश, शोध का सार आपका आ जाए। शोध गंगा ने एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में शोध सारांश में आपको थीसिस में सबमिट करने के पहले आपको एक शोध सारांश आपको लगाना है। मैं आपको बताऊंगा अभी विस्तारपूर्वक इस विषय में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आएगा कि शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति की आवश्यकता क्या जरूरत है। तो हमने इतना बड़ा शोध प्रबंध लिख लिया 3 साल में, 3 वर्ष में, इस अवधि शोध अवधि में मैंने पूरा कर लिया है, प्राक प्रस्तुति की क्या आवश्यकता। तो ये यूजीसी ने नियम बनाया है कि आपकी थीसिस प्रामाणिक हो, और कोई थीसिस अवार्ड होने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई विद्वान प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, इसलिए आवश्यक है। प्राक प्रस्तुति कैसी हो, ये बात भी आप देख लें ध्यान से। शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति यूजीसी एवं विश्वविद्यालय के नियम के अनुरूप हो, क्रमिक और व्यवस्थित हो। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। जब आप शोध सारांश बनाएंगे तो आपको देखिएगा, ये आपका टॉपिक पर आना चाहिए, यहाँ मोनो आना चाहिए, ये शोध सारांश का और प्राक प्रस्तुति का मुख्य, ठीक है ना, यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ आपको लिखना है एकलव्य विश्वविद्यालय को पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत, ठीक है ना। शोध सारांश आप जब शोध सारांश बनाएंगे तब के लिए बता रहा हूं, इसमें भी आपको लिखना है, तो ये पूरा क्रमिक होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये इनर पेज रहेगा, या बाहर का पेज है, इसमें भी देखिए। फिर इसके बाद में शोधार्थी का नाम यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये अभिषेक कुहारा की थीसिस है। फिर शोध निर्देशक का नाम यहाँ, फिर विभाग इस प्रकार से, फिर इसके बाद में यहाँ संकाय का नाम, फिर यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम, और आपका सन 2024, इस प्रकार से आपका ये होना चाहिए। फिर यहाँ घोषणा पत्र रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये व्यवस्थित, शैली सरल हो, बोधगम्य हो, मूल्यांकन की दृष्टि से सुगम हो, वर्तनी की शुद्धता, टंकण परिशुद्धता और टंकण की अशुद्धि का विशेष ध्यान रखें, समस्त बिंदुओं का संक्षेपीकरण तथा ग्राफ, तालिका, चित्र व तुलनात्मक चार्ट
आदि इसमें हम अपन शामिल कर सकते हैं, आप दिखाने की दृष्टि से, अपने विषय को प्रस्तुत करने की दृष्टि से। देखिए मैंने आपको बताया है ये मुख्य प्रश्न, ये थीसिस है। क्या है? ये थीसिस। मैं मुख्य प्रश्न की बात कर रहा हूँ, आपको अपने पीपीटी में भी ये मुख्य प्रश्न आपको बनाना है कि जिसमें आपका टॉपिक रहे, जैसे कि इसमें शोध का विषय ये यहाँ यहाँ एकलव्य का मोनो, ठीक है ना। इसके बाद में यहां पर लिखना है एकलव्य विश्वविद्यालय को पीएचडी उपाधि हेतु शोध प्रबंध, ठीक है, प्रस्तुत शोध प्रबंध, ये ठीक है। यहां पर ये जो आपको मोनो दिख रहा है, इस मोनो के नीचे आपको ये चीज डालनी है ना। यहाँ तो अभी हमने लिख दिया है ये सारी बातें, तो यहाँ पर ये लिखना है कि एकलव्य विश्वविद्यालय, ये जो मैटर नीचे लिखा है, ये आएगा यहाँ, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश की पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध, क्या लिखना है? प्रस्तुत शोध प्रबंध। ये किस चीज में आएगा? आपके थीसिस में। तो यहां पर आपको केवल, अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो वहां केवल लिखिएगा प्रस्तुत, प्रस्तुत शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर नीचे आ जाएगा शोधार्थी का नाम, ठीक है। फिर आपका यहाँ शोधार्थी का नाम आ गया, शोधार्थी के नाम के बाद में, ठीक है, यहां शोधार्थी का नाम आ गया। क्योंकि वो मैटर मैंने आगे दिया है अगले पृष्ठ पर, आप उसको देख लीजिएगा, क्रम यही रहेगा, ठीक है। देखिए यहां शोधार्थी का नाम पहले आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद शोध निर्देशक का नाम आ जाएगा, और इस शोध निर्देशक के नाम में आपको उनका पद वगैरह विशेष ध्यान पूर्वक आपको लिखना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय कला एवं मानविकी संकाय, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश, ठीक है ना, पिन कोड नंबर, ये सब आपको डालना है। अब बात आती है मुख्य बिंदु की। मैं आपको एक बार इस चीज को दिखा दूं, एक बार आपको फिर से दिखा दूं। देखिए ये क्रम आपको तय करना है, ये यहाँ शीर्षक, यहाँ मोनो, यहाँ एकलव्य विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध, यहाँ शोधार्थी का नाम, ठीक है, फिर यहाँ शोध निर्देशक का नाम, फिर यहाँ पर आपको अपना विभाग, यहाँ पर संकाय, और यहाँ पर एकलव्य विश्वविद्यालय का पूरा नाम यहाँ आ जाए। अब आप देखिएगा ये सब आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये मैं थीसिस के लिए बताता चला जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपका प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट, ठीक है, साहित्यिक चोरी का सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें आपका परसेंटेज लिखा होगा, कितने परसेंट आप चोरी, ये सारा विवरण इसमें रहेगा। घोषणा पत्र, ये आपका इसमें भी लगेगा। पीपीटी में नहीं करना है घोषणा पत्र, लगा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन थीसिस में लगाना अनिवार्य। इसके बाद में शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, ये आपका मौलिक कार्य है और शोध निर्देशक ने इसको प्रमाणित किया है। फिर यहाँ पर जो सारांश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, शोध सारांश मुख्य रूप से,
प्रस्तावना। ये चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको केवल दिखाया है और ये साइड पेज इस तरीके से बनना है थीसिस का साइड पेज। इसमें 2024 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये व्यवस्थित। अब मैं आपको पीपीटी की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने थीसिस से संबंधित बीच में बात कर दी आपसे, लेकिन पीपीटी में आपको ये सारी चीजें आपको डालना अनिवार्य है बिंदुवार, ठीक है ना। अब मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं तो देखिए, इसमें प्रस्तावना, उद्देश्य तथा महत्व। यहाँ शोध प्रबंध की प्राकृति में शोध प्रबंध लेखन में जो आपने प्रस्तावना प्रयोग की है वो एक संक्षिप्त प्रस्तावना हमें इसमें चाहिए। दूसरा उद्देश्य तथा महत्व। जो उद्देश्य और महत्व है तो आपने थीसिस में आपने अपनी सिनॉप्सिस में, इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं पीपीटी बनाने के लिए, आप अधिक परेशान ना हो। आपने जो सिनॉप्सिस, देखिए ये सिनॉप्सिस है, इस सिनॉप्सिस में आपने जो बिंदु बनाए थे उन बिंदुओं को ही आपको यहाँ उपयोग करना है। ये मैं व्यक्तिगत तरीके से आपको आपकी सरलता के लिए, सहजता के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये इसका जो फ्रंट पेज बनेगा वो बनना ऐसे है, ठीक है ना, बनाना ऐसे है, लेकिन इस तरीके से आपको जो आपने बनाया है, ये आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में प्रतिपादित जीवन मूल्यों का अध्ययन, इस विषय पर ये सिनॉप्सिस बनी हुई है। अब इस सिनॉप्सिस में जो हमने बिंदु प्रयुक्त किए, सबसे पहले आपका शोध प्रबंध का शीर्षक आएगा। क्या आएगा? शोध प्रबंध का शीर्षक। सबसे पहले क्या आएगा? शोध प्रबंध का शीर्षक। मुख्य विषय है कि आपको शोध प्रबंध का शीर्षक आएगा, मुख्य बिंदु। शोध प्रबंध के शीर्षक के बाद आपको प्रस्तावना नामक बिंदु और उद्देश्य तथा महत्व, समस्या कथन आपको करना है। इसके उपरांत पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण ऑब्लिक या फिर पूर्व साहित्य समीक्षा, जो आपने लिटरेचर रिव्यू दिया था कि आपके साहित्य पर आप, क्योंकि अब आप पीएचडी की स्थिति पर आ चुके हैं, सम्मिनेशन की स्थिति पर आ चुके हैं, उस समय तो आपने टेंटेटिव डाला था, लेकिन अब आपने जो पीएचडी में अध्ययन के दौरान आपने बहुत सारे ग्रंथ के देखा होगा, मिले होंगे बहुत सारे ग्रंथ, तो उन ग्रंथों का नाम भी आपको इसमें एडिट करना है और लेटेस्ट शोध भी आपको, जैसे आपका 24 में सबमिट हो रहा है तो 18 के, 20 के, 17 के, 22 तक के, 23 तक के भी आप उनके शोध कार्य अगर हुए हैं उनको भी एडिट करके आप इसमें डाल सकते, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि प्रस्तावित शोध कार्य के क्षेत्र में उल्लेख, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, ये बिंदु आपको अपने उसमें डालना है, ठीक है। क्या फाइंडिंग है आप, ठीक है ना, आपने उनके इस शोध कार्य का क्या उल्लेखनीय योगदान है। फिर शोध प्रबंध में प्रयुक्त शोध प्रविधि, आपने जब शोध की रूपरेखा सबमिट की थी, सिनॉप्सिस सबमिट की थी आपने, तब आपने कुछ विधियां जो डाली थी उनमें से हो सकता है कुछ विधियों का आपने प्रयोग ना किया, तो आपने जो प्रविधि प्रयोग की है उस प्रविधि का उल्लेख इसमें करें। शोध प्रबंध में प्रयुक्त परिकल्पना, आपकी हाइपोथेसिस क्या थी जो आपने सिनॉप्सिस में दी है, पर इसके बाद आपने जो कार्य किया, हो सकता है कुछ चेंजेस आए होंगे, तो उसका भी वर्णन आपको इसमें करना है। आपको सिनॉप्सिस को एक तरफ रखना है, दूसरी तरफ आपको थीसिस को रखना है। एक हाथ में सिनॉप्सिस,
दूसरे हाथ में थीसिस। तो इन दोनों के संयोग से आपको अपना पीपीटी बनाना है। जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो आपको नए नए शोध मिले हैं, नए आयाम मिले हैं, उन आयामों को जोड़ते हुए पुराने रोड मैप और नए आयामों को जोड़ करके आपको शोध प्रविधि का प्रयोग इसमें भरना है। परिकल्पना क्या थी, वो परिकल्पना आपको बताना है। फिर शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमाएं, जो अध्यायों का विभाजन, वो आपको इसमें देना है। प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, इसकी फाइंडिंग क्या आपको मिली, शोध प्रबंध आपने इस विषय पर लिखा, जीवन मूल्यों पर, या फिर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में विशेष पैकेज योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में, आपने इसमें क्या फाइंडिंग। फिर आपको इस पीपीटी में परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची लगाना है, क्योंकि इससे प्रमाणित होगा कि आपने किन किन ग्रंथों का, केवल पीपीटी की बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको ये लगाना है। और आपके उस के जो मुख्य बिंदु हैं यही रहेंगे। चलिए आगे हम क्रमशः इन बिंदुओं को एक एक करके हम समझते जाएं। प्रस्तावना, विषय प्रवेश या भूमिका, ये तीनों एक ही नाम है। शोध का विषय आपको डालना है, शीर्षक आचार्य समंत भट्ट रतनगढ़ साहब का 4 का दार्शनिक अध्ययन, ये विषय है, एक केवल उदाहरण के लिए है। आप अपने विषय के अनुरूप इसमें सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। देखिए प्रस्तावना में होता क्या है, देखिए आपने सिनॉप्सिस में जो प्रस्तावना लिखी थी, उस प्रस्तावना को सामने रख करके, और आपके शोध प्रबंध के दौरान आपने जो शोध प्रबंध प्रस्तावना लिखी है, उस प्रस्तावना का भी पूरा सारांश आप निचोड़ निकालें। कि आपने हो सकता है 10 पेज की प्रस्तावना लिखी, तो उस प्रस्तावना को आप ऐसी प्रस्तावना बनाइए जो विषय से संबंधित प्रारंभिक बिंदु का एवं संपूर्ण विषय का सामान्य परिचय इस प्रस्तावना में आ जाए। ठीक है ना, ये आपको प्रस्तावना में देना है। उद्देश्य तथा महत्व क्या था आपका, जैसे कि आपके थीसिस का उद्देश्य क्या, ये तो मैंने सामान्य उद्देश्य इसमें डाल रखे हैं। तो अगर आपका मूल्यों पर आधारित है तो आपका उद्देश्य क्या था, जैसे कि इनमें इन्होंने थीसिस में लिखा है कि जैन पुराणों में 2 वेद है, पुराण और महापुराण, जिसमें सलाका पुरुषों का वर्णन है, 24 तीर्थंकरों का वर्णन है, और वैदिक पुराणों से भी अधिक संख्या जैन पुराणों की प्राप्त होती है। एक एक तीर्थंकर पर एक एक पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं, और अलग से भी विशेष विशेष तीर्थंकरों पर आधारित, उनके शासन काल पर आधारित ग्रंथ लिखे गए, और उनमें आमूल चूल जीवन मूल्यों को हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य है कि इसमें महापुराण में वर्णित जो जीवन मूल्य है, जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है, संस्कृति है, उससे हम समाज को परिचित कराएंगे कि पुराण ग्रंथों में भी जीवन मूल्य है, उनके आदर्शों को हम बतलाएंगे। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि महाकाव्य, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, इन सब का वर्णन भी हमें जीवन मूल्यों के अंतर्गत मिलता है। इसलिए ये हमारा उद्देश्य है, और यही हमारे पुराणों का महत्व है। पुराण का महत्व दिया गया, देश भी आ गए। अब इसमें तो सामान्य उद्देश्य हमने डाले, इसको आप एडिट कर सकते हैं। नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन ज्ञान का विकास एवं वर्गीकरण, यथार्थ के ज्ञान से समस्याओं का समाधान करना, और किसी सिद्धांत के अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों तथा घटना के साथ साथ सहसंबंध की जानकारी भी प्राप्त करना। ये उद्देश्य था। वह सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है, सत्यात्मक क्या है, तथ्यात्मक उद्देश्य क्या है, और व्यवहारिक उद्देश्य क्या है, तो ये आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व शोध कार्य और उसका सर्वेक्षण। तो शोध प्रबंध के विषय में संबंधित शोध कार्य, शोध पत्र की जानकारी, जो शोध प्रस्ताविका का तात्पर्य क्या है, ये सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस शोध की रूपरेखा, शोध प्रबंध की रूपरेखा, तथा शोध के दौरान पूर्व साहित्य की जो जो जानकारी अर्जित हुई हो वह समस्त जानकारी सहित
इसमें दिया जाएगा विवरण। हो सके तो आधुनिक शोध कार्य को जरूर लिखें, जिसमें लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष का उल्लेख करना अनिवार्य है। यहाँ पर देखो इन्होंने वर्णन दिया है इसमें कि जैन पुराणों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये डॉक्टर देवी प्रसाद मिश्र ने सन 1980 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिद्धेश्वरी प्रोफेसर सिद्धेश्वरी नारायण रायन के निर्देशन में ये संपन्न हुआ। तो इन्होंने ये पूर्ण सर्वेक्षण में लिया। साथ में इन्होंने आदि पुराण का सांस्कृतिक एवं दार्शनिक अध्ययन, ये डॉक्टर रानी देवी ने 2005 में किया, और आदि पुराण में जिनसेन की शिक्षा एवं दर्शन, ये इस तरीके से इन्होंने दिया। तो ये और भी आपको जो आपको और मिले हैं मैटर, जैसे कि आपने अपने शोध प्रबंध में जो आपके जीवन मूल्य से संबंधित, आपके विषय से संबंधित जो भी ग्रंथ आपको मिले, उन ग्रंथों को भी आपको इसमें एडिट करना है शोध प्रबंध के आधार। देखो रूपरेखा थी, रेखा तो आपने अपनी जमा कर दी थी, उस समय आपने प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रस्ताव में भी कोई मॉडिफिकेशन होगा, जो चीजें नई नई मिली उनको भी आपको इसमें डालना अनिवार्य है, उसको इसमें जरूर रखिएगा। ये बहुत मायने रखता है। अगर आप जितने अच्छे से पूर्व शोधकार का सर्वेक्षण, साहित्य शोध की समीक्षा आप इसमें प्रस्तुत कर पाएंगे, तो एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट को अच्छा लगेगा, और वो एक्सपर्ट आपके लिए क्या करेगा, सोचेगा कि अरे बहुत अच्छा शोधार्थी है, इसने बहुत अच्छी मेहनत की है, और एक्सपर्ट प्रसन्न हो जाए और एक्सपर्ट प्रभावित होगा। देखिए आपने शोध कार्य किया है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपको अपने शोध निर्देशक पर भरोसा है, और आपने अपने शोध कार्य पर भी भरोसा है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पूरे थीसिस को एक बार पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। आपको प्रेजेंटेशन बनाना अनिवार्य है, और प्रेजेंटेशन देना भी अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए हम आगे के बिंदु पर विचार कर लें। अब बात आती है प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय। शोध प्रस्ताविका में प्रस्तुत उल्लेखनीय योगदान के साथ प्रस्तावित शोध प्रबंध लेखन के दौरान संबंधित विषय के आधार पर विविध आयामों एवं दृष्टियों से जो भी उल्लेखनीय अवदान हो, वह समस्त जानकारी सहित इसमें लिखना है। जैसे आपको जो जो जीवन मूल्य मिले, उन जीवन मूल्यों का सांस्कृतिक जीवन मूल्य है, राजनीतिक जीवन मूल्य है, धार्मिक जीवन मूल्य है, तो उन सब का आपको दार्शनिक जीवन मूल्य है, लौकिक जीवन मूल्य है, अथवा शैक्षणिक जीवन मूल्य है, उन सब का आपको इसमें उल्लेख करना है। ये उल्लेखनीय अवदान के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएगा उल्लेखनीय अवदान। अब आप देखिएगा कि उल्लेखनीय अवदान के अंतर्गत ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु में आपने जब थीसिस वर्क किया है, तो निश्चिततः आप अपनी थीसिस के बारे में लिख पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी थीसिस को एक बार रीड कर लें, उसकी प्रस्तावना रेखा को रीड अवश्य करें, ठीक है ना। अब अगले बिंदु की हम बात करते हैं, शोध प्रबंध में प्रयुक्त शोध प्रविधि। आपने शोध की रूपरेखा में क्या लिखा था कि आप कौन सी शोध प्रविधि प्रयुक्त करेंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में प्रतिपादित जीवन मूल्यों का अध्ययन विषय पर शोध कार्य करते हुए निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत तुलनात्मक, विवरणात्मक, समीक्षात्मक और ऐतिहासिक शोध पद्धतियों का आवश्यक स्थानों पर विषयानुकूल प्रयोग किया जाएगा। ये प्रस्ताव था। क्या था? प्रस्ताव।
अब यहां पर क्या लिखना है, ये बात आपको मैं बता रहा हूं। तो प्रस्तुत प्रस्ताविका में प्रस्तुत शोधकार शोध प्रबंध के लेखन के दौरान संबंधित विषय के आधार शोधकर्ता के द्वारा जो शोध विधि प्रयोग किया गया है उसका उल्लेख करना नहीं। शोध की प्रकृति के आधार पर शोध विधि का चयन किया जाता है। वह समस्त जानकारी आपको देना है कि प्रस्तुत शोध प्रबंध में मेरे द्वारा ऐतिहासिक शोध पद्धति, वर्णनात्मक, तुलनात्मक, शोधात्मक, समीक्षात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है और कुछ उल्लेख आपको डाल देना है। जैसे कहीं इतिहास के साक्ष्य मिले हैं आपको, तो वहाँ इतिहास का एक दो वर्णन कर दें। अगर आपको तुलनात्मक कहीं किया है तो आप उस अध्याय का लिख सकते हैं कि इस अध्याय में मैंने तुलना की है। विवरणात्मक का कहीं विवरण दिया है तो विवरणात्मक एक उदाहरण आपको उठा करके डाल दें। समीक्षाएं की है, जहां जहां निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष भी आपकी समीक्षा में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ शोध विधि में इस प्रकार का आपको मैटर बनाना है और पीपीटी में भी आपको ये डालना है, जिसको शोध सारांश में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगले बिंदु की बात करें। अब देखिए किसी ने अगर न्यायाधीश की या उपकरण प्रयोग किए, टूल्स कुछ प्रयोग किए, विधियां, आंकड़ों का संग्रहण किया है, अगर किसी की सामाजिक सोशल वर्क की पीएचडी है अथवा मनोविज्ञान की पीएचडी है, पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी है, तो उनमें वो टूल्स लगाते हैं, उपकरण उपयोग करते हैं। और साहित्य के ऐतिहासिक विधियों में तो निश्चित है कि इनमें टूल्स आदि उतने नहीं लगते। तो आपने जो प्रयोग किया हो उस पद्धति का आपको उल्लेख करना अनिवार्य। शोध प्रबंध की योजना एवं परिशीलना, अध्यायों का विभाजन, इस बात पर आपको चर्चा करनी है और देखना है कि आपने अपने शोध प्रबंध में क्या क्या दिया, उसका अध्यायों का विभाजन किस प्रकार किया गया। हो सकता है कुछ मैटर जो आपने उसमें दिया हो ना मिला हो, या आपने उस मैटर में जो सीमित दिया था उसमें कुछ बिंदु बढ़ भी गए हो। शोध में ये चलता रहता है, शोध सतत प्रक्रिया है, शोध सतत चलते ही रहे। कुछ बिंदु आपने उसमें प्रस्ताव रखा था, उससे हो सकता है कुछ बिंदु बढ़ गए होंगे, तो उन बिंदुओं का आपको उल्लेख कर। तो शोध प्रस्ताविका में शोध प्रबंध की अध्यायों का जो प्रस्तुतिकरण शोधकर्ता के द्वारा किया गया है, तो शोध प्रबंध की समस्त अध्यायों का अध्याय क्रम से उनमें वर्णित प्रतिपादित शोधात्मक विषय का संक्षिप्त विवरण लिखना होता है, जिसमें प्रत्येक अध्याय का सार तत्व निचोड़ आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रथम अध्याय, तो आपको अब इसे जो विवरण दे रहे हैं, आप परिसीमाएं दे रहे हैं, शोध कार्य की योजना परिसीमाएं, वहां प्रथम बिंदु पर क्या करना है, अध्याय क्रम से आपको शोध सारांश प्रस्तुत करना है। जैसे देखिएगा, देखो इन्होंने शोध सारांश, आपने जो शोध सारांश बनाया है उससे भी आपकी पीपीटी बन जाएगी। आपकी सिनॉप्सिस आपने बनाई है, उस सिनॉप्सिस के बिंदुओं के आधार पर आपकी पीपीटी बन जाएगी। बड़ा सरल तरीका बता रहा हूँ। इन्होंने देखो शोध विधि लिखी, शोध की विधि, इन्होंने शोध का क्षेत्र भी लिखा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की पीएचडी है। अध्ययन का क्षेत्र लिखा क्या, परिसीमा, तो इसमें आपको अध्ययन का क्षेत्र परिसीमा इसी में आ जाएगी। प्रथम अध्याय, देखो ये लिखा है इन्होंने प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय के अंतर्गत इन्होंने ये इतने पूरे बिंदु डाल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें चूंकि हमने समझभद्र जी का आपको इसमें दिख रहा होगा, आपने अपने प्रथम अध्याय के मुख्य शीर्षक पहले डालना है, अध्याय 1, उसका शीर्षक डाल देना। उसके नीचे आपको जो शोध सार लिखना, प्रस्तुत करना है, तो चूंकि पीपीटी है, पीपीटी में आप बहुत सारा वर्णन नहीं दे सकते,
अगर नहीं दे सकते आप पीपीटी में, इसमें आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, सरल बिल्कुल। आप अपना शोध प्रबंध खोलें, शोध प्रबंध के प्रथम अध्याय में, और जो आप इंडेक्स आपने बनाई हुई है, इसमें जो आपने लगाई है इंडेक्स, देखिए मैं और अच्छा तरीका बता दूं। आपने जो इंडेक्स बनाई है ये ठीक है, दिख रही है इंडेक्स। आपकी इंडेक्स में जो बिंदु है, उन बिंदुओं को प्रथम अध्याय में जितने बिंदु आपने प्रयुक्त किए हैं, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक और उपशीर्षक के अंदर भी आपने सह शीर्षक उपयोग किए हैं, तो प्रथम अध्याय में आपको जितने शीर्षक, उपशीर्षक और सह बिंदु आपके हैं, उन बिंदुओं को संक्षेप में आप यहाँ डालें। और कोई बिंदु आपको अगर अच्छा लग रहा है आपकी प्रथम अध्याय का, उस बिंदु को आप हाईलाइट करें, जो आपके अध्याय के टाइटल के अकॉर्डिंग हो, जिसमें आपके प्रथम अध्याय का पूरा जो निष्कर्ष है, आप प्रथम तक पूरे बिंदु डाल दें और प्रथम अध्याय का निष्कर्ष भी आप डाल दें, जिससे आपकी प्रथम अध्याय की पूरा का पूरा निचोड़ इसके सामने आ जाएगा। और यही निचोड़ आप जब पीएचडी का शोध सार बना रहे हैं, एक पेज में जो शोध सारांश बनाना केवल पीएचडी में, शोध गंगा के अकॉर्डिंग आपको एक शोध सार पूरा का पूरा पीएचडी का भी लगाना है। जो शोध सार बनना है ना, वो एक पेज का शोध सार बनना है। यद्यपि इनने क्या किया है, देखिए इस थीसिस में पूरा सारांश इनने लिख दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना, इसको एक पेज में चाहिए पूरा। देखो इन्होंने ये दिया, देखो ऐसे एक पेज में शोध सारांश अध्याय क्रम से, देखो ये अध्याय क्रम से इन्होंने दिया है। देखिए इसको इन्होंने प्रथम अध्याय में पूरा वर्णन, द्वितीय अध्याय का द्वितीय में, तृतीय अध्याय का तृतीय में, ऐसे सारांश आप बना लेंगे तो आपको सहूलियत होगी। और आप इस पीपीटी के लिए बनाएंगे तो आप ये सारांश थीसिस पे मर्ज कर सकते हैं। थीसिस के लिए जो सारांश एक पेज का सारांश बनाया है, वो आप पीपीटी में मर्ज कर सकते हैं, और एक बिंदु का उदाहरण आप दे दीजिए अच्छा सा उसमें से, ठीक है ना। ये प्रथम अध्याय का कि आचार्य समन्वय का परिचय, ग्रंथकार का जीवन, तो इसमें लिखा प्रस्तुत अध्याय में। इस प्रकार के बिंदु का प्रयोग करते हुए हमने आचार्य समन्वय के जीवन परिचय, जीवन का विवेचन प्रस्तुत किया है, ये अपन लिख सकते हैं। द्वितीय अध्याय आचार्य समन्वय का साहित्य का परिचय, इसमें हमने ये बिंदु बनाए हुए हैं, इन बिंदुओं को आप इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तृतीय अध्याय भारतीय दर्शन का उद्भव विवरण का टाइटल सब में डलेगा, ठीक है ना, पीपीटी में। और आप जो एक पेज का तो सारांश बना रहे हैं, उसमें भी आप टाइटल प्रयोग कर सकते हैं। और इसका एक वीडियो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूं कि शोध सारांश कैसे तैयार करना है, एक पेज वाला शोध सारांश, और शोध संक्षेपिका किस प्रकार तैयार करना है, इस पर भी मैं पीपीटी बना चुका हूँ, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बना करके दे दिया है, तो आप लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय के बाद में, चतुर्थ अध्याय के बाद में पंचम अध्याय उपसंहार, जो भी आपके अध्यायों का विभाजन है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि समस्त अध्यायों में वर्णित विषय की समीक्षा, निष्कर्ष, विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है इसके, और उन ग्रंथों के उद्धरण भी दिए जाते हैं, संक्षिप्त विवरण और सारांश निष्कर्ष सहित इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए पीपीटी में आपको पूर्व साहित्य की, आपको जैसे कि हमने आपको बताया था कि पूर्व साहित्य आपको क्या करना है, पूर्व साहित्य आपको क्या करना है, लगाना है। पूर्व साहित्य आपको इसमें सूचीकरण करना है, और संदर्भ ग्रंथ सूचियों का जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उसमें लिख दीजिएगा और सारांश बना दीजिएगा। मैंने थीसिस में इतने ग्रंथों का प्रयोग किया गया है, ये आप बता सकते हैं संक्षेप में, जब प्रस्तुत आप करें तो उसमें आप बता सकते। साथ ही संदर्भ ग्रंथ सूची कुछ चित्र वाले चित्रों पर आधारित चित्र आप दे सकते हैं,
तो यहाँ अब हम देखें मुख्य रूप से ये हो गया इसका। अब जो मैंने मुख्य बिंदु बताया था आपको, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम क्या होंगे, इसका सोशल इफेक्ट क्या आएगा, समाज के लिए क्या फायदे होंगे, क्या लाभ है, ये सारी चीजें इस फाइंडिंग में आपको देना है। जैसे कि जीवन मूल्यों को हम पाठकों तक पहुंचा पाएंगे, जीवन मूल्यों से हम परिचित करा पाएंगे, साथ में हम पूरा वैभव को उत्कर्षता की ओर ले जाएंगे, साथ में सांस्कृतिक विरासत को लाभ मिलेगा, लोग सांस्कृतिक विरासत को जान पाएंगे, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ लोक जीवन और जीवन में उन मूल्यों को समझ पाएंगे। ऐसा कुछ मैटर आपको प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, और आपको जो फाइंडिंग आपको मिली हो, थीसिस की जो फाइंडिंग आपको मिली हो राजनीतिक संबंध, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैंने अपने प्रस्तुत शोध प्रबंध में राजनीतिक जीवन मूल्य, लौकिक जीवन मूल्य और उसके साथ साथ में मैंने धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आदि जीवन मूल्यों का अध्ययन इसमें किया, जिससे समाज को लाभ होगा, समाज का नैतिक जीवन में सुधार आएगा, जो इनका अध्ययन करेंगे उनके लिए सुधार आएगा, शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा। ऐसा कुल मिलाकर के भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा उत्थान को प्राप्त होगी। इस प्रकार से इसमें फाइंडिंग देना है, और संदर्भ ग्रंथ सूची आपको इसमें शॉर्ट नोट पर देना है, कितने ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। आप इसमें अध्याय क्रम से भी दे सकते हैं कि प्रथम अध्याय में हमने इसमें शोध प्रबंध के प्रथम अध्याय में हमने इतने ग्रंथों का प्रयोग किया है, द्वितीय अध्याय में इतने ग्रंथों का प्रयोग हुआ है, तृतीय अध्याय में इतने ग्रंथों का इसमें संदर्भ दिया गया है। तो ये शॉर्ट नोट पर लिख सकते हैं, और ग्रंथों की कुछ सूची आप दे सकते हैं, और आप अपने पीपीटी का प्रिंट जरूर लेकर के आए, क्योंकि आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से जाना कि शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति के बिंदु क्या है, आपको ध्यान रखनी है, बातें फिर से रिवाइज करा दूं। शीर्षक आपको देना है, प्रस्तावना आपको देना है, उद्देश्यता, महत्व, समस्या का कथन आपको करना है, पूर्व शोधकाल का सर्वेक्षण, प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, शोध प्रबंध में प्रयुक्त शोध प्रविधि, शोध प्रबंध प्रयुक्त परिकल्पना, शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमाएं, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम और संदर्भ ग्रंथ सूची। इसके साथ साथ आप जो प्राक प्रस्तुति बना रहे हैं, उस प्राक प्रस्तुति का फ्रंट पेज इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आपके शोध प्रबंध का विषय, विश्वविद्यालय का नाम, और इसके साथ साथ शोधार्थी का नाम, फिर शोध निर्देशक का नाम, फिर विभाग का नाम, उसके बाद संकाय का नाम, और फिर विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, ये आपको लिखना अनिवार्य है। तो ये शोध प्रबंध की आज हमने जाना कि शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, मुख्य पृष्ठ किस प्रकार का होगा। एक बार और आप मुख्य पृष्ठ देख लें थीसिस का, किस प्रकार से आपको मुख्य पृष्ठ बनाना है। यहाँ शोध का शीर्षक, यहाँ मोनो, यहाँ एकलव्य विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध, फिर यहाँ पर शोधार्थी का नाम, गाइड का नाम, यहाँ पर विभाग का नाम, संकाय का नाम, कला एवं मानविकी संकाय, इसके बाद में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। ये इस तरीके से आपको एक पेज बनाना है, और जो आवश्यक दस्तावेज बताए हैं इसमें एक मौलिकता का प्रमाण पत्र और प्लेगरिज्म की रिपोर्ट भी आप इसमें आप साइड में अलग से दे सकते हैं। और आपके शोध पत्र, 2 शोध पत्र जो प्रकाशित हैं यूजीसी केयर में, उसकी सामान्य जानकारी आपको इसमें देना है, साथ में 2 सर्टिफिकेट की जानकारी भी आपको इसमें देना अनिवार्य है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या क्या देखना है। एक तो मुख्य पृष्ठ की बात देखना है, और मुख्य बिंदु देखना है, और इसमें शोध प्रबंध के साथ साथ आपको 2 रिसर्च पेपर की सामान्य जानकारी आपको देना है कि कहाँ से प्रकाशित है, किस पत्रिका में प्रकाशित है, और ये आपको अंत में देना है, सबसे लास्ट मोमेंट में। और 2 सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना अनिवार्य है, वो ताकि आप देख सकें, बता सकें, जिससे शोध का जो शोध के विशेषज्ञ हैं वही भी आपकी इस प्रस्तुति को देख करके आपसे प्रभावित होंगे, और आपके लिए यह बात
आपकी प्रशंसा भी करेंगे कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति हमें प्रदान की है और ये शोध प्रबंध जमा करने योग्य है। मैं शोधार्थियों से एक बात कहूँगा, आप अपने विश्वास को बना करके रखिएगा और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आए, शोध प्रबंध को पूरा पढ़ करके आए और शोध की प्रस्तुति आपकी जोरदार होना चाहिए और जोरदार होगी ही। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और होवेगा। तो आप इस वीडियो को अपने अन्य शोधार्थी मित्रों तक शेयर करें, उनको भी इस विषय की जानकारी हो कि यूजीसी ने और शोधगंगा ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों का परिपालन करना आवश्यक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में हम और शोध से संबंधित और अन्य जानकारियां आपके सामने उपस्थित होंगे।